नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो कि जीन पियाजे महोदय ने दिया है दोस्तों। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने वाइगोत्स्की का सिद्धांत डिस्कस किया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत जो कि वाइगोत्स्की ने दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों। एक नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो मैं पहले डाल चुका हूँ। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो वो आप लोगों को हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इससे पहली वीडियो में हमने वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा था और आज पढ़ेंगे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का। प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो सीटेट की दृष्टि से। आपका चाहे कोई भी टेट संबंधित एग्ज़ाम हो उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जीन पियाजे, नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत, इनमें से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, वीडियो तक पूरा देखो, वीडियो के लिए पूरा देखिएगा। और इसमें मैंने वही चीज़ें इंक्लूड की है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक जीन पियाजे, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था वो 1896 में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो 1980 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दोस्तों। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे दोस्तों। ठीक है, कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे जीन पियाजे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, जीन पियाजे पहले जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जो थे वो मनोवैज्ञानिक होने से पहले क्या थे? वो जंतु वैज्ञानिक थे दोस्तों। क्या थे? जंतु वैज्ञानिक। ठीक है, जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किया। ठीक है, जीन पियाजे ने क्या किया कि अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग करके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है दोस्तों, तो जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे। ठीक है, आगे है जॉन लॉक के हिसाब से। जॉन लॉक ने क्या कहा है? जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज़ के समान होता है दोस्तों। ठीक है, ये जो डेफिनेशन दी थी ये जॉन लॉक ने दी थी। जॉन लॉक का मानना था कि बच्चा जो होता है, बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो एकदम कोरे कागज़ की तरह होता है। बच्चा ना ही कोई क्रिया कर सकता है ना ही कुछ सीख सकता है जब बच्चा जन्म लेता है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है दोस्तों। लेकिन जीन पियाजे जी का क्या मानना था? जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा जो होता है वो जन्म से ही क्रियाशील और सूचना प्रक्रमणित प्राणी होता है दोस्तों। ठीक है, जीन पियाजे का यह मानना था कि बच्चा जो होता है वो जन्म से ही क्रियाशील होता है। ठीक है, और सूचनाओं को एकत्रित या सूचनाओं को प्राप्त करने वाला प्राणी होता है दोस्तों। ठीक है, ये जीन पियाजे का मानना था। तो इन दोनों के बीच में यही अंतर था। ठीक है दोस्तों, अब जीन पियाजे के अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ठीक है दोस्तों, और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन बन भी चुका है सीटेट में, तो आप इसको पॉइंट को ज़रूर नोट डाउन करें दोस्तों, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के लिए नन्हे वैज्ञानिक कहा है दोस्तों? तो वो जीन पियाजे ने कहा था दोस्तों। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करें। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है हमारा जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्ययों, कॉन्सेप्ट, ठीक है, का वर्णन निम्न प्रकार से है दोस्तों। ठीक है, पहला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? ठीक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जैसा वातावरण हो उसी वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना, अपने आप को एडजस्ट करना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य
ठीक है, सामंजन एडजस्टमेंट करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जीन पियाजे का ये मानना था कि बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को वातावरण के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और उनमें ये प्रवृत्ति जन्मजात होती है दोस्तों, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन की दो उप प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी अनुकूलन की इन्होंने दो उप प्रक्रियाएं बताई हैं, वो कौन कौन सी हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला है आत्मसात्करण। क्या है? आत्मसात्करण, समावेशन, ठीक है। असिमिलेशन, क्या होता है? एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, आत्मसात्करण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। आत्मसात्करण क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, आत्मसात्करण कहलाता है। आत्मसात्करण में बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो हमारा पुराना ज्ञान, बच्चे का जो पुराना ज्ञान होता है उसी के सहारे से नए ज्ञान को सीखता है दोस्तों, ठीक है। नए ज्ञान को क्या करता है? वो आत्मसात्करण करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है पुराने ज्ञान से दोस्तों, ठीक है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे कि जब बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है दोस्तों, ठीक है, उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि काले रंग का वो कुत्ता देखता है, तो वह अपने ज्ञान में सूचना ग्रहण करता है कि सभी जो कुत्तों का रंग होगा वो काला ही होगा दोस्तों, ठीक है। परंतु जब वह सफ़ेद रंग का कुत्ता देखता है ना, जब वो सफ़ेद रंग का कुत्ता देखता है तो वह अपने स्कीमा मतलब ज्ञान में यह सूचना ग्रहण करता है कि कुत्ते केवल काले रंग के ही नहीं होते, है ना, कुत्ते और भी रंग के हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से वह अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, यहाँ काला रंग पूर्व ज्ञान और सफ़ेद रंग जो हुआ आपका वो नया ज्ञान हुआ दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से वो अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देता है, यही आपका आत्मसात्करण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। पहले साइकिल चलाने के बाद में वो क्या करता है, साइकिल का जो उसका पुराना ज्ञान है, साइकिल सीखने का जो स्केल है उसके हिसाब से ही अपने नए ज्ञान को वो मोटरसाइकिल में बदल देता है, फिर वो मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है ना। तो वही पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है समायोजन। क्या है दूसरा? समायोजन, एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो वह समायोजन की अवस्था कहलाती है दोस्तों, ठीक है। पुराना जो ज्ञान है उसमें वो जो भी परिवर्तन करता है वही समायोजन की अवस्था होती है दोस्तों, ठीक है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि एक बच्चे के स्कीमा में ये सूचना है कि कुत्ते की 4 टांगें होती हैं दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए बच्चे ने एक कुत्ता देखा और उसने देखा कि कुत्ते की क्या है, 4 टांगें हैं, तो वह अपने अनुसार ये अपना अनुमान लगा लेता है कि सभी 4 टांग वाले पशु कुत्ते ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। परंतु जब वह बिल्ली को देखता है तो वह अनुमान लगाता है कि 4 टांगें होते हुए भी वह कुत्ते से अलग है, ठीक है। तब वो अनुमान लगाता है कि 4 टांगें तो कुत्ते की भी होती हैं लेकिन बिल्ली की भी हैं, लेकिन बिल्ली कुत्ते से अलग है, ठीक है। तब वह अपने स्कीमा में बिल्ली की सूचना को आत्मसात कर लेता है, ठीक है दोस्तों। तो वह पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यही क्या हो गया आपका, यही आपका समायोजन हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है स्कीमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्कीमा क्या होता है? सूचनाओं के सांचे को स्कीमा कहते हैं, ठीक है। सूचनाओं का जो सांचा होता है, एक ढांचा होता है, उसको क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। स्कीमा को हम एक तरीके से ज्ञान है, नॉलेज, इंग्लिश में नॉलेज, ज्ञान को बोल सकते हैं दोस्तों। जो भी ज्ञान होता है उसको हम स्कीमा बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वस्तुओं, व्यक्तियों और जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपना खुद का ढंग होता है, इसे ही स्कीमा कहते हैं। मनुष्य जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है, वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, है ना, जीवन में और जीवन के साथ जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उनमें जो भी उनके साथ व्यवहार करता है, अपना खुद का जो व्यवहार होता है, उसका ढंग होता है व्यवहार करने का, वही स्कीमा कहलाता है दोस्तों, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ और जीवन परिस्थितियों के साथ जैसा व्यवहार करता है वही स्कीमा कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है स्कीमा से, तो आप इसको जरूर नोट डाउन करें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा है साम्य धारण या साम्यकरण, ठीक है। साम्य धारण या साम्यकरण, इक्विलिब्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है, साम्य धारण को देखते हैं। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन, पीछे जो हमने आत्मसात्करण पढ़ा, और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है दोस्तों, ठीक है। जब बच्चा कोई भी नया काम करता है उसकी मानसिक क्रिया असंतुलित हो जाती हैं, ठीक है, संतुलन में नहीं रहती हैं जब वो नया काम करता है, क्योंकि उसके माइंड में नए नए विचार आते हैं, है ना, तो वो संतुलन में नहीं होता है। इसे दूर करने के लिए वह आत्मसात्करण और समायोजन दोनों का सहारा लेता है, जिसे साम्य धारण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, चौथा पॉइंट है हमारा संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, संज्ञानात्मक संरचना। बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। बच्चों का जो मानसिक संगठन होता है, बच्चे की जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, उन्हीं को हम संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे अगला पांचवा पॉइंट है हमारा मानसिक क्रियाएं, मेंटल ऑपरेशंस। जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है ना, थिंकिंग करता है, सोचता है किसी काम के बारे में कि ये किस तरीके से पूरा हो, तो उसे मानसिक संक्रिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। मानसिक संक्रिया क्या कहते हैं, जब कोई मानसिक संक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है, किसी काम को, किसी समस्या को के बारे में सोचता है, उसको कैसे पूरा किया जाए। जैसे क्लास में बच्चे के लिए एक सवाल दे दिया, तो वह सवाल के बारे में सोचेगा, थिंकिंग करेगा कि इसको मैं कैसे हल करूं, इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए, है ना, तो उसे ही मानसिक संक्रिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। मानसिक संक्रिया के माध्यम से हम किसी समस्या समाधान पर चिंतन करते हैं। मानसिक संक्रिया से क्या करते हैं हम, इसके माध्यम से हम कोई भी समस्या समाधान हो उस पर चिंतन करेंगे। कोई समस्या है हमारे साथ, कोई सवाल है, उसको हल करना है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, जब उस समस्या का समाधान करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा छठा पॉइंट स्कीम्स क्या होती है। किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के तथ्य, फैक्टर होते हैं, उसे स्कीम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए नई नई रणनीतियाँ बनाते हैं दोस्तों, वही स्कीम होती है कि इस काम को किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से सरलता से हो जाएगा, है ना, किस तरीके से हम सीख लेंगे, तो वही क्या होता है, हमारा स्कीम होता है। किसी काम को विभिन्न प्रकार से करना या विभिन्न प्रकार से सोचना, वही स्कीम्स कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट पूरा ही है, बट यहाँ से अब स्टार्ट होता है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। जब वातावरण के प्रभाव, पहले देखते हैं संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। जब वातावरण के प्रभाव से हमारे संज्ञान या दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है तो इसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जब वातावरण के प्रभाव से, वातावरण जो होता है हमारा आसपास का जो वातावरण है, हमारा जो परिवेश है ना, तो हमारा जो वातावरण है उसकी सहायता से जो हमारा संज्ञान है, जो हमारा दिमाग है, उसका विकास होना शुरू होता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 भागों में बांटा है। संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है, ये बांटा 4 भागों में, ठीक है दोस्तों, 4 भागों में विभाजित किया है संज्ञानात्मक विकास को, ठीक है। पहली है आपकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अवस्थाओं से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर नोट डाउन करें। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं इसको, या इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसकी जो आयु सीमा होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है दोस्तों, ठीक है। क्या होती है, 0 से 2 वर्ष।
दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु सीमा 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। और चौथी है स्थूल या अमूर्त, कभी कभी स्थूल भी पूछ लेता है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो सीमा होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है दोस्तों, ठीक है। औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है हमारी औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो आयु सीमा होती है वो 11 से 15 वर्ष होती है दोस्तों, ठीक है। तो पहली जो है संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी जो आयु सीमा है 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो आयु सीमा होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो आयु सीमा होती है वो 11 से 15 वर्ष होती है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको याद हो गए होंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो इनको जरूर याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। पहली देखते हैं, अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। पहली देखते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। इसकी जो आयु सीमा होती है 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें बच्चा अपने कान, आँख, नाक से निरीक्षण करके सीखता है दोस्तों। जो भी बच्चा क्रियाएं करता है, जो भी कुछ भी सीखता है, वो अपनी इंद्रियों के सहारे से ही सीखता है, इंद्रियों के मदद से ही सीखता है। इसीलिए इसको हम इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। वह अपने संवेदी प्रेरक उपकरणों से सीखता है दोस्तों, ठीक है। संवेदी प्रेरक जो हमारी इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, त्वचा, उनसे ही जो कुछ भी क्रिया करता है वो उनसे ही करता है। जैसे उसको भूख लगेगी तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, है ना, और मुंह चलाना स्टार्ट कर देगा, मुंह फाड़ेगा दूध की बोतल को देख करके। तो वो सारी जो क्रियाएं करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा ही करता है दोस्तों, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था में इसकी आयु सीमा कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु सीमा 0 से 2 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इसमें बच्चा क्या करता है, वो अपनी इंद्रियों के हिसाब से ही निरीक्षण करता है और निरीक्षण करके सीखता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस अवस्था के बारे में। इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट प्रीमेंशन उत्पन्न करता है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चा? वस्तु स्थायित्व। अब इसमें जो ये शब्द आया है वस्तु स्थायित्व, इसका मतलब क्या है? वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है जब बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप या प्रिंट बनाना शुरू कर देता है, यह वस्तु स्थायित्व कहलाता है। जैसे बच्चे ने एप्पल देखा तो क्या करेगा, वो एप्पल की जो तस्वीर है, एप्पल की जो छाप है, वो अपने माइंड में बना लेता है दोस्तों, ठीक है। यही आपका वस्तु स्थायित्व होता है। इसके कारण बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को निकालने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम, यदि आप एक खिलौने को कपड़े के नीचे छुपा देते हैं, बच्चा देख रहा है उस चीज़ को, तो वो क्या करेगा, जब बच्चे के सामने हमने उस खिलौने को कपड़े के नीचे छुपा दिया तो वो उसकी खिलौने की एक तस्वीर बना लेगा अपने माइंड में, है ना। तो जब हम उस खिलौने को कपड़े के नीचे छुपा देंगे तो बच्चे को ये पता होता है कि कपड़े के नीचे खिलौना है, और वह उस कपड़े को हटाकर उसे ढूंढ लेता है दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो अपने माइंड में उस खिलौने की एक छाप बना लेता है, एक प्रिंट बना लेता है। उसी के हिसाब से वो बच्चा उस कपड़े को हटाएगा और उस खिलौने को प्राप्त कर लेगा दोस्तों, ठीक है। तो यही होता है वस्तु स्थायित्व। चलिए आगे देखते हैं, अगली क्या है? अगली अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांटा है दोस्तों, ठीक है, 2 उप अवस्थाओं में बांटा है इसको। पहली है आपकी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, ठीक है, दूसरी है अंतर्दृष्टि अवधि, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 भागों में विभाजित किया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, ठीक है दोस्तों। पहली है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, और दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि, ठीक है, इंटीट्यूटिव पीरियड, ठीक है। चलिए इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं, पहली है हमारी प्राक संक्रियात्मक अवधि। इसकी जो आयु सीमा है वो 2 से 4 वर्ष है दोस्तों। कितनी है? 2 से 4 वर्ष। इसमें क्या होता है, बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित कर देता है।
जैसे कोई वस्तु है उसके बारे में बच्चा क्या सोचना स्टार्ट कर देगा, उसको देख करके उसके बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, ठीक है। किसमें? प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में दोस्तों, ठीक है। हाँ, और प्याजे के संकेत और चिन्ह को प्राक संक्रियात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना गया है दोस्तों, ठीक है, प्याजे की। तो इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है इसमें, इस स्टेज में वस्तुओं, शब्दों, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लग जाता है दोस्तों, ठीक है, पहली वाली में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगली, इसके बारे में इसकी परिसीमाएं दे रखी हैं, इसके बारे में इनको भी पढ़ते हैं। प्राक संक्रियात्मक चिंतन की परिसीमाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसमें दे रखा है जीववाद, एनिमिशम। जीववाद क्या होता है? जब बच्चा अपने चारों तरफ की चीज़ों को सजीव मानता है तो वह जीववाद अवस्था में होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे बच्चे के लिए हमने बच्चा जब रोता है, बच्चा जैसे खेल रहा है तो बच्चा ज़मीन पे गिर पड़ा, तो बच्चा जब ज़मीन पे गिरता है तो रोता है, तो हम उसको उठाते हैं गोद में और उस ज़मीन को पीटने लग जाते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वो उस चीज़ में अंतर नहीं कर पाता कि ये चीज़ सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। तो यही आपका जीववाद कहलाता है दोस्तों, ठीक है। जब बच्चा या फिर जब बच्चा रो रहा है या बच्चे के सामने हम उस जैसे लोहा है और लोहे से उसके चोट लगी तो हम उस लोहे को पीट दें, थप दबा दें, तो बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये सजीव है या निर्जीव है। यही आपका जीववाद कहलाता है दोस्तों, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अगला है अहम केंद्रित, है ना, अहम केंद्रित। ये क्या होता है हमारा? ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है। जब बच्चा यह मानना शुरू कर देता है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, ये अहम केंद्रित होता है। उसमें एक अहम की भावना आ जाती है, उसमें एक मैं की भावना आ जाती है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, नहीं बाकी सब जो कर रहे हैं वो गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। उसमें एक ईगो की भावना आ जाती है दोस्तों, ठीक है। इसमें बच्चा अपने विचार को सही मानता है, जो कुछ भी कर रहा हूँ वही सही है, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है आपका अहम केंद्रित। आगे देखते हैं, आगे है केंद्रीकरण, ठीक है, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल किसी विशेष विशेषता पर बल देता है तो यह केंद्रीकरण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। जब बच्चे के सामने किसी चीज़ को दिखाइए तो उसके माइंड में एक विशेष प्रकार की छाप बन जाती है दोस्तों, ठीक है। वो किसी एक विशेष के बारे में ही सोचेगा दोस्तों, वही आपका क्या कहलाता है, वही केंद्रीकरण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। मतलब विशेषता पर पूरा ध्यान केंद्रित करना केंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यह जो होता है केंद्रीकरण, यह विकेंद्रीकरण का विपरीत होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? विपरीत होता है। चौथा है इसमें अपलटावी, ठीक है दोस्तों, अपलटावी। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं, संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता, अतः इस अवस्था को हम अपलटावी अवस्था कहते हैं दोस्तों, ठीक है। बच्चे के सामने अगर हम कोई चीज़ के लिए उलटना पलटने के लिए कहेंगे तो वो नहीं कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे हमने 4 और 5 को उससे जुड़वाया तो 4 और 5 को जोड़ देगा, लेकिन अगर हमने 4 और 5 को उल्टा करके जुड़वाया तो वो नहीं जोड़ पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है अपलटावी गुण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बी, दूसरी अवस्था देखते हैं इसकी। यह है आपकी अंतर्दर्शी अवधि, ठीक है। इसकी जो आयु सीमा होती है वो 4 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना आदि संक्रिया करना सीख लेता है दोस्तों, ठीक है। यही आपका अंतर्दृष्टि चिंतन। इस प्रकार एक ऐसा चिंतन है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। बच्चा जो होता है वो एक क्रम से तर्क नहीं करता है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन वो जोड़ना घटाना सीख जाता है दोस्तों इस अवस्था में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आपकी तीसरी अवस्था है स्थूल एवं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसकी जो आयु सीमा होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं पर चिंतन आरंभ कर देता है। उसके सामने जो मूर्त वस्तुएं हैं, मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं,
है ना दोस्तों, जो हमारे सामने होती हैं। जैसे हमारे सामने बुक है तो बच्चा जो होगा उस बुक के बारे में ही चिंतन कर पाएगा, ठीक है, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं पर ही चिंतन आरंभ करता है। बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रियाएं करके समस्या समाधान कर लेता है दोस्तों, ठीक है। जो भी ठोस वस्तुएं होती हैं उनके आधार पर ही आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है। परंतु यदि उन वस्तुओं को ना देखकर, ठीक है, उन वस्तुओं को ना देखकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करने के लिए यदि समस्या उपस्थित की जाए तो वह उससे हल नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। जैसे हमने कोई उसके सामने चीज़ रखी कि हमने उसको दिखाया कि मोबाइल है ये, ठीक है, सामने रख दिया, तो वो मोबाइल के लिए उसे देख करके बता सकता है कि इसमें क्या क्या है। अगर हमने उसको छुपा दिया और उससे संबंधित बात पूछी, जो अमूर्त चीज़ है, कोई भी अमूर्त चीज़ हो उसके बारे में पूछें तो उसके बारे में वो नहीं बता पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक, सॉरी। इसमें मूर्त चीज़ों के बारे में बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है और इसकी आयु सीमा जो होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगली है हमारी चौथी, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो आयु सीमा होती है 11 से 15 वर्ष होती है, 11 से 15 वर्ष होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। इस अवस्था में बच्चा तथ्यों और संकल्पनाओं पर सोचना शुरू कर देता है दोस्तों, ठीक है। जो भी तथ्य होते हैं, जो संकल्पनाएं होती हैं, उसके बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। उसका संप्रत्यय बिल्कुल स्पष्ट होता है। वह हर वस्तु के बारे में अमूर्त रूप से सोच सकता है दोस्तों, ठीक है, अमूर्त रूप से सोच सकता है। उनके चिंतन में सैद्धांतिकता आ जाती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे के सामने होना आवश्यक नहीं है, इस अवस्था में बच्चे के सामने वस्तुओं का होना आवश्यक नहीं है, वह उसके बारे में अमूर्त चिंतन सोच सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अगर उसको अपने लाइफ के बारे में कुछ भी डिसाइड करना है तो उसके बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देगा कि आगे लाइफ में क्या करना है। वो आगे भविष्य उसने देखा तो है नहीं, बट उसके बारे में वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, ठीक है। वो उसके बारे में सोच सकता है, आगे की जो आगे के बारे में जो सोचता है उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। और अगर उसके सामने कोई घटना नहीं हुई है, बाहर घटना हुई है, तो उसके सामने भी वो उसके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो वो चीज़ों के बारे में अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है, अमूर्त सोचना स्टार्ट कर देता है। जो चीज़ उसके सामने नहीं है उनके बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है औपचारिक अवस्था में दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो कि जीन पियाजे ने दिया था। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन एक ही क्या करें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा बड़ा सिद्धांत है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो के लिए शेयर करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।